और भाई कैसा है? हाँ सुना। अकेला क्या कर रहा है यहाँ पे? बस यार बैठा था, कुछ सोच रहा था। अच्छा। और ठीक है। हाँ। फिलहाल अपनी बातें तो होती रहेंगी, अपनी जिंदगी का कोई वाकया सुना। एक दफ़ा का वाक़या है कि मैं काफ़ी छोटा होता था, तकरीबन 5-6 साल का। तो हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि मेरे पापा के पास कोई काम नहीं था और बिज़नेस में काफ़ी लॉस हो गया था। और घर खाना बनाने के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गई थी, जो कि हमें पापा ने कभी महसूस नहीं करवाई ये बात। और मेरी मामा को पता था और मेरे पापा को पता था, लेकिन कभी भी उस दौर में भी मेरे पापा ने हमें भूखा सोने नहीं दिया। लेकिन मेरे पापा का सब्र था और उन्होंने उस चीज़ को सरवाइव किया, ना शुक्री नहीं की। और ऐसा वक्त था कि हमारे पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे और हमें घर को छोड़ना पड़ा। तो मेरी दादों का घर था कि जिसकी छत पे एक कमरा था जो कि वो गैलरी के तौर पे यूज़ करते थे। हम उधर जाके रहने लगे। हम 7 लोगों की फैमिली एक कमरे में बसने लगी। उसी में हमारा सब सामान होता था, फ्रिज, एवरीथिंग। और किचन हमने बाहर बनाया होता था। और उस हालात में भी हम खुश रहते थे। हमारे फेस पे स्माइल रहती थी। हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं होती थी कि हमें आज खाना नहीं मिलेगा, हमें आज हमारी डिमांड की चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पापा किस हालात में से गुजर रहे हैं, किस चीज़ को सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार उनके सब्र का फल उनको मिला कि उनके दोस्त ने उनको स्पॉन्सर किया चाइना के लिए, और मेरे पापा चाइना चले गए बिजनेस के लिए। अब पता तो मुझे नहीं था कि किन हालात में गए। हमें बस ये होता था कि चाइना जा रहे हैं तो बहुत अच्छे हालात हैं और सब कुछ ठीक है। और हमारी डिमांड फिर से शुरू हो गई, फिर से बढ़ गई। मैं कॉल करके अपने पापा को बता रहा था कि मुझे एक साइकिल चाहिए, और मेरे माइंड में पता नहीं कहाँ से आया, जबकि मैंने कहीं देखा नहीं था, कि मुझे येलो कलर की साइकिल चाहिए। बस मुझे ये याद था कि मैं येलो कलर की साइकिल की डिमांड करता था। तो मेरे पापा ने तब भी मुझे मना नहीं किया, और जबकि किसी ने स्पॉन्सर किया था फिर भी उन्होंने हमारी सब डिमांड्स की चीज़ें मुझे ला के दी। और मुझे आज भी याद है कि जब वो साइकिल आई थी तो जैसे एक बच्चों में होता है ना कि अपनी एक भरम बन जाता मोहल्ले में या रिलेटिव्स में, अपने कज़न्स वगैरह में, मेरी इज़्ज़त में बढ़ावा आ गया था उस टाइम। वो जो खुशियाँ हैं ना, वो जो बेफिक्री थी, वो अब याद आती है कि किन मुश्किल हालात में भी हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाता था। इसी तरह एक दफ़ा ना मैं एक टीवी पे कमर्शियल देख रहा था एक मोबाइल की। तब मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल होता था कीपैड वाला, और कोई इतना शौक़ नहीं था मोबाइल का, और बस ये पता था कि कॉल आती है, कॉल जाती है। और मैंने एक टीवी कमर्शियल देखा, एक मोबाइल आया था, न्यू लॉन्च हुआ था अभी। तो बस ऐसे मैंने तारीफ़ कर दी मेरे पापा के सामने, कि जैसे बच्चे बताते ना कि मैंने वो चीज़ देखी, मुझे वो बहुत पसंद आई, जबकि डिमांड करना एक अलग चीज़ है। मैंने बस ऐसे बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा वो ना। तो मेरे पापा ने बोला, अच्छा तुझे बहुत पसंद है? मैंने कहा हाँ जी मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा लेकिन मुझे चाहिए नहीं है। मैंने साथ ये बोला, मुझे चाहिए नहीं है लेकिन मुझे पसंद आया वो बहुत। तो मेरे पापा ने उस बात को खैर ख़त्म हो गई। फिर नेक्स्ट डे मेरे पापा जब गए अपने काम पे और वापस आए, तो मेरे पापा लाइक बीइंग अ नॉर्मल ऐसे आके बैठ गए और मुझे ऐसे आवाज़ दी, बिलाल।
तू कौन से मोबाइल की बात कर रहा था? मैंने ऐसे सब बता दिया उसका बायोडाटा कि ये मोबाइल था, उसका ये स्पेसिफिकेशंस थी। और पापा कहते अच्छा, बहुत अच्छा था। मैंने कहा जी बहुत अच्छा था। तो मेरे पापा ने ऐसे शॉपर से मोबाइल का पैक निकाला, पिन पैक, और ऐसे मुझे मेरी तरफ फेंका, कहते चेक करिए वही है। और मैं नहीं बता सकता कि उस टाइम लाइक बोलती बंद होगी कि कोई समझ नहीं आएगा क्या बोलूँ मैं उसके आगे, कि जो अनएक्सपेक्टेड एक चीज़ होती है, जब आपने सिर्फ एक ज़ुबान से निकाली, उस चीज़ की तारीफ़ की और वो चीज़ आपको अगले दिन मिल गई। जब डिमांड करें तो क्या होगा? मुंह से निकली हर ख्वाहिश को पूरा किया मेरे पापा ने, जिस तरह के भी हालात थे। कभी हमें किसी चीज़ के लिए तरसने नहीं दिया। ये होता है बाप। सही बात है यार, जो बाप की होते मौज है वो फिर कहाँ मिलेगी, जो बाप की होते बेफिक्री की नींद है वो फिर कहाँ मिलेगी। बाप बाप ही है। अभी तो नहीं पता उस वैल्यू का सही से, बट जब बाप बनेंगे तो शायद उस चीज़ का पता चले। मेरे पापा की ना डेथ से तकरीबन 6 मंथ पहले की बात है कि मेरी मामा ने मुझे ऐसे ना मतलब कि समझाई कुछ बातें, जबकि मेरे पापा शॉप पे थे, और मुझे कुछ समझाया कि तुझे अभी से कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पापा ने मुझसे ये बात शेयर की है कि उनके पास ऐसे वो बोलते हैं कि उनके पास टाइम कम है, जबकि हमें ऐसा लगता नहीं था कि वो बहुत बीमार है। हाँ, उनको प्रॉब्लम थी पहले से काफ़ी पुरानी, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं था कि जानलेवा कोई मसला होगा। लेकिन कहते हैं कि जो दुनिया से जाने वाला होता है उसको इशारतन पता चल जाता है तो उसका टाइम आने वाला है। तो मेरी मामा कहती थी उनके पास वक्त बहुत कम है, वो ऐसा बोलते हैं। तो तू अभी स्टूडेंट है, तुझे कुछ भी नहीं आता, और हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो तुझे अभी से काम सीखना पड़ेगा। तो मुझे पहले ऐसा लगा कि यार मैं मतलब अभी तो लाइक मैं कैसे करूँगा काम, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर जब उनकी काफ़ी बातें सुनी और एक अंदर से एक जज्बा पैदा हुआ कि हाँ यार मुझे काम करना है और मैं कल से पापा के साथ शॉप पे जाया करूँगा। और मुझसे कल का इंतज़ार नहीं हुआ, जबकि पापा की शॉप 9 बजे बंद हो जाती थी और 7:30 का टाइम था, और मैं उसी टाइम जज्बे में बाइक निकाली और चला गया कि मुझे आज से स्टार्ट करना, मुझे आज से काम सीखना, मुझे कल का इंतज़ार नहीं करना। और मैं दुकान पे चला गया। खैर उसके बाद तकरीबन 2 महीने में पापा के साथ काम सीखा, मुझे काफ़ी चीज़ें आ गई, और मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो बेड रेस्ट पे चले गए और दुकान पे ना आ सके। मैं अकेला जाता था और जो भी सेल होती थी वो खुद करता था, सब कुछ हैंडल करता था, और इस तरह पैसे लेके आता था घर। एक दफ़ा मुझे अच्छे से याद है कि इवन बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई थी शॉप पे, 1 रुपये की सेल भी नहीं की थी मुझे, और मुझे टेंशन होती थी उस चीज़ की कि मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, और दोपहर हो गई थी। सुबह 10 बजे दुकान खोलते थे, 3 बज गए थे, 1 रुपया सेल नहीं किया था मैंने। और मुझे मेरे पापा की कॉल आती होती थी 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद के क्या हालात है। तो मुझे ऐसे कॉल आती है, और मैं नॉर्मली 3 बजे खाना खा लेता हूँ दोपहर का। मुझे कॉल आती है कि हाँ क्या हालात है। मैंने बोला पापा अभी तो बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई। पापा कहते वो छोड़, खाया है कुछ तूने? मैंने कहा मैं कैसे खाऊं, कुछ बिस्मिल्लाह नहीं की अभी, मैं फजूल का खर्चा करूं अपने खाने पे, और पहले मुझे कुछ सेल करने दे, मैं खा लूंगा, मुझे भूख भी नहीं है। पापा ने बोला नहीं, सेल नहीं होगी तो क्या हम खाना छोड़ देंगे? पापा कहते मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं, और उस चीज़ का तूने प्रेशर नहीं लेना अपने सर पे, तू अपने बाप की दुकान पे बैठा है। अभी दुकान को लाइट्स ऑफ कर, बाहर जा, अच्छा खाना खा के आ। क्या खाने को दिल कर रहा है? मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता था। मैंने कहा KFC। तो वो कहते हाँ सामने KFC जा, वहाँ से खा, और उसके बाद अनार का जूस। मैंने कहा पापा जी बहुत महंगा है। क्या महंगा है? अनार का जूस। सेल ही नहीं हुई, मैं कैसे इतनी महंगी चीज़ें खा लूँ या पी लूँ? पापा कहते तुझे अब वही पीना पड़ेगा, अनार का जूस पी, अपनी सेहत का ख्याल रख,
इस उम्र में मैंने तुझे सोचों पे नहीं लगाना, सोचने के लिए तेरा बाप बैठा है पीछे। ये होता है बाप। अगर यही मैं किसी के पास काम कर रहा होता और अगर सेल में से ही मुझे खाना खाना होता तो वो मुझे भूखा बिठा देता शायद, कि पहले कुछ सेल कर लो फिर खाना खा लेंगे। उसके बाद यार अली के मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो हालात कुछ ऐसे थे कि 2 साल मामू के पास गुजारे, काम सीखा, और फिर 2 साल गुजारने के बाद ये एहसास हुआ कि मामू ने बहुत हमें सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद ये एहसास हुआ कि यार खुद भी कुछ करना पड़ेगा। सारी ज़िंदगी किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं गुजारी जा सकती, खुद भी कुछ करना पड़ेगा, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। शायद हमें थोड़ी और ठोकरें खानी पड़ेंगी अभी। तो दोबारा लाहौर आ गए और काम स्टार्ट किया, और काम मिल भी गया, लेकिन बहुत कम सैलरी पे, कि जिस सैलरी से सिर्फ हम घर का किराया दे सकते थे। और उन दिनों मेरे छोटे भाई ने बोला कि मैं भी काम करूंगा, जबकि उसकी इतनी एज नहीं थी कि उसको इन चीज़ों की समझ भी आए कि हम किस हालात से गुजर रहे हैं इस टाइम। लेकिन वो बहुत जल्दी वक्त से पहले मैच्योर हो गया और उसने खुद से बोला कि मैं भी काम करूंगा, जबकि मैं राज़ी नहीं था। मुझे था कि मैं डबल जॉब कर लूँगा, दिल में सोचा भी नहीं था कि उसको काम करवाऊँगा कभी। और वो लड़के मेरे साथ काम पे गया, तो एक खुशी भी हुई दिल से और आंसू भी आ रहे थे। खुशी ये हुई कि बड़ा हो गया ये, और आंसू ये आ रहे थे कि वो पापा का लाडला था। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि उससे काम करवाऊंगा। खैर, उसने एक बात की थी कि भाई अकेले को तोड़ सकता है, हम दोनों भाइयों को नहीं कोई तोड़ सकता, तो हम दोनों मिल के सपोर्ट करेंगे। और ये चीज़ जाके दिल में बैठ गई कि सही कह रहा है, अकेला मैं बहुत कमा लूँगा, लेकिन शायद एक वक्त पे मैं थक जाऊँगा। मेरा भाई साथ होगा तो शायद मेरी ताकत बना रहेगा, मैं उसकी ताकत बना रहूँगा, वो मेरी बना रहेगा। और दोनों ने साथ फिर काफ़ी जगह काम किया, और काफ़ी जगह से हमें निकाल दिया गया जॉब बिला वजह। यानी कि इम्तिहानात का अभी जो पीरियड है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था हमारी ज़िंदगी से, निकाल दिया गया बिला वजह। बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, और उन हालात में भी हमारे मुंह से एक मायूसी का अल्फाज नहीं निकला कि शायद हमारे साथ ही ऐसा हो रहा। नहीं, ये सोचा कि शायद हम खुश नसीब है कि हमें अल्लाह ने इतने इम्तिहानों के काबिल समझा। खैर, लेकिन ये चीज़ भी है कि जब हमें निकाला जाता था और अगले दिन ही हमारा कोई ना कोई ज़रिया बन जाता था कि हमें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती थी, और काफ़ी जगह काम किया, काफ़ी कुछ सीखा। शायद अगर उस टाइम पे ठोकरें ना लगती तो आज उन चीज़ों के आदी ना होते, और अब आकर अगर कोई एक ठोकर लगती तो शायद टूट जाते। अब हमें कोई तोड़ नहीं सकता। मैंने एक जगह काम किया है जहाँ पे मैंने अली 1 साल बिना पंखे के फुल गर्मियों में काम किया हुआ है, और वो कपड़े का काम था, जबकि कपड़े की भी बहुत हीट होती है। और हमारा काम ऐसा था कि हमें 12 घंटे एक्टिव रहना होता था, कंटिन्यूसली हमें काम करना होता था, कई बार 12 घंटों से ज़्यादा भी, और बिना पंखे के किया। पसीने से लथपथ हैं, हालत ख़राब है, कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन हार नहीं मानी। और उस टाइम पे मेरे मामा के मुंह से एक दुआ निकली थी मेरी हालत देख के। जब मैं घर आता था तो मेरी हालत देखी नहीं जाती थी। मेरी मामा के मुंह से एक दुआ निकली कि अल्लाह ने तुझे इतना नवाजना है ना कि जितना तूने सोचा नहीं है, क्योंकि ये माँ के दिल से दुआ निकल रही है, मेरे दिल से निकल रही है ये। और तुझे आगे जाके कोई ऐसा काम मिलेगा कि अभी के लिए कि हम तो शायद पंखे में सोएंगे, लेकिन तू शायद एसी में रहेगा सारा दिन। ये उन्होंने वैसे वर्ड टू वर्ड बात की थी, और मैं हैरान होता हूँ क्या उनकी बात सच हुई। उसके कुछ ही अरसे बाद मेरा यहाँ दुबई का सारा हुआ, और दुबई में तो हर जगह यहाँ पे एसी है,
और मेरी माँ मुझे फ़ोन पे कहती हैं कि मैंने तुझे बोला था ना, मैंने तुझे दुआ दी थी कि तूने जितनी मुश्किल काटी है तुझे उसका फल मिलेगा, और तू एसी में रहेगा हर जगह। अब मैंने गर्मियों में भी ब्लैंकेट लिया होता है। माँ की दुआ लगती है, और जितनी मुश्किलात हमने काटी हैं ना, और जो आज काट रहे हैं, उसका फल हमें कल मिलेगा। अच्छा, दुबई आने के बाद ये सोचा था कि लाइफ बहुत आसान होगी, अय्याशी की लाइफ होगी, और मुझे सब ये बोलते थे कि यार अब तू जाएगा, तू अमीर हो जाएगा, ऐसे मतलब कि मज़े, मतलब था कि मुझे भी अब नहीं होता था इतना कि क्या लाइफ होगी, और लेकिन ऐसा होता है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। आपको ये लाइफ भी खुद बनानी पड़ती है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है उस चीज़ के लिए, और बहुत चीज़ों के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जो फैमिली का प्यार, आपको बहन भाई माँ का प्यार जो मिलता है घर में, उस चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और अपना एक एक छोटा काम खुद करना पड़ता है। जबकि मैं घर पे जब था तो मैं पानी का एक गिलास भी जबकि मेरे पास होता था और मैं अपनी सिस्टर से बोलता था कि मुझे पिलाएं, रोब नहीं था, लेकिन एक प्यार था, हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। और अब खाना भी खुद बनाना, सब कुछ खुद करना पड़ता है। खैर, इन स्टार्टिंग मैं अबू धाबी में था, और मेरे से बजट जो है सेट नहीं होता था, मुझसे बजट जो है वो कंट्रोल नहीं होता था अपना, और कंट्रोल इस तरह नहीं होता था कि मुझे ख़र्चों का नहीं पता था कि मैंने कौन सा ख़र्चा कहाँ पे कितना करना है। और एक टाइम पे मेरे कुछ पैसे भी शॉर्ट हो गए थे, तो जिसकी वजह से मैंने 1 महीना, उनमें से पता नहीं कितने दिन मैं भूखा सोया हूँ, और ये बात मैंने आज तक किसी को बताई नहीं है। अक्सर ऐसा होता था कि रूम पे खाना बनता था शेयरिंग में, और रात का खाना खा लेता था कि उसके पैसे मुझे मंथ बाद देने होते थे। और नेक्स्ट डे जब मैं ड्यूटी पे जाता था तो नाश्ते के लिए मेरी कोशिश होती थी कि कोई सालन या कुछ भी बना तो वो बच जाए, और बहुत कम होता था कि बच जाता था, तो मैं और रोटी लेने के फिर पैसे नहीं होते थे मेरे पास। मैंने अक्सर सालन चम्मच के साथ खाया है अपनी भूख मिटाने के लिए। मैंने अक्सर दोपहर का खाना सिर्फ बॉयल राइस खाए हैं, वाइट राइस बिना किसी चीज़ के साथ। मैं अगर खाने के बाद चाय ना पीऊँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मुझे चाय बहुत पसंद है। मैंने 1 महीना चाय नहीं पी, और इवन इतना भी कि मैं चाय की दुकान के आगे से नहीं था गुजरता। कि मुझे उसकी खुशबू आती थी और मुझसे फिर वो बर्दाश्त नहीं होती थी तलब। 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं गलती से गुजर गया, और इस कदर मुझे उसकी तलब हुई कि मुझे यार पीना है, इतने दिन हो गए मैंने नहीं पी चाय। लेकिन फिर बर्दाश्त किया कि कोई हल नहीं है मेरे पास, यहाँ पे खुद ही सिर्फ अपने हालात के साथ मुझे लड़ना है, और अगर आज ये वक्त मैं गुजार दूंगा तो कल मेरा अच्छा होगा। मैंने वो चीज़ भी बर्दाश्त की। परदेश की लाइफ मैं बुरी नहीं कहता, लेकिन बहुत सी चीज़ों के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपके पास गाड़ी घर सब कुछ हो जाए परदेश फिर भी परदेश है। और अपने मुल्क में आप एक छोटे से घर में रहो, अपनी फैमिली के साथ अपना वक्त गुजार दो। मेरी नज़र में वो ज़िंदगी है। ज़िंदगी बंगले गाड़ियों का नाम नहीं है। ज़िंदगी वो जो आपने बिता दी अपने चाहने वालों के साथ, उनको जो वक्त दे दिया, उनका जो वक्त ले लिया, ये है ज़िंदगी। क्योंकि आज मैं इतना बना लूँगा, कल मैं नहीं रहूँगा, तो ये कहाँ लेके जाऊँगा मैं अपनी मर्ज़ी से जा नहीं सकता पाकिस्तान। मुझे बहुत याद आती है पाकिस्तान की, और मैं ये बात कभी भी इमोशनली अपने घर वालों को भी नहीं बताता, अपनी फैमिली को भी नहीं बताता कि मैं कितना याद करता हूँ। और वो मुझे अक्सर कहते हैं कि तेरी बहुत याद आती है, कब आएगा। ये सवाल मुझे खा जाता है। मेरे पास जवाब ही नहीं होता कि मैं कब आऊँगा। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कब आऊँगा।
कि कब हालात बेहतर होंगे और मैं जाके मिल पाऊंगा उन्हें। मैं उनकी तस्वीरें देखता हूँ, उनकी वीडियोस देखता हूँ। अक्सर अकेला बैठ के इतना सोचता हूँ कि पागल हो जाऊंगा शायद, और डरता हूँ हर दिन से कि कल होगी कि नहीं होगी। दिल नहीं लगता तू जिस दिन तुम हो गयो अखियों बोले वे है ओले तेरे बाजों दिल चंद्रा दुख की दे नड़ फोले वे है दुख की दे नड़ फोले साजन प्रीत साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना दूर देश मत जाना।